हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। हमें आशा है कि आप जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो हैं या जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं और आपका फ़र्ज भी बनता है, क्योंकि हमारा देश जो है इस समय एक भयंकर बीमारी की चपेट में है, कोरोना। और उससे बचने के लिए जो हमने जो है घर से पढ़ो अभियान शुरू किया है और उसी के तहत हम आपके लिए वीडियो भी बना रहे हैं और आपको वैसे भी जो है स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को ज़रूर देखें और जो आपको काम दिया जाता है उसको जो है रूटीन में नोट करते रहें और जो है ध्यान से जो है पढ़ते रहें। आपका जो काम होता है उसको जो आप अध्यापक के पास एक बार करके व्हाट्सएप पर भी ज़रूर भेजें कि हमने ये काम कर लिया है। तो आज हम शुरू करें हमारा जो लेसन है बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, हमारा जो टॉपिक चल रहा है। देखिए, हमने जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, हरियाणा बोर्ड की बुक है, सीबीएसई की बुक है, उसको हमने पिछले 3-4 वीडियो उसके लिए जारी किए हैं और हमने जो है कंप्लीट जो है वो बुक हमने आपके सामने जो लेसन है बल तथा गति के प्रकार बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया है। तो वो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद करेंगे, तो उनको ज़रूर देखिए। बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से हमने उसको आपके सामने पेश किया है। तो हम आज शुरू करते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक है जो उसमें, और जो हरियाणा बोर्ड की बुक होती है उसमें साथ साथ कुछ प्रश्न उत्तर दिए होते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको जो है हर क्वेश्चन को एक एक पॉइंट जो है आपके सामने क्लियर करेंगे। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और जो प्रश्न उत्तर आपके सामने होंगे उनको समझिए। लेकिन उससे पहले जो आपने जो लेसन हमने करवाया है उसके वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपका साइंस का डर आपके दिमाग से निकल जाए। तो साइंस जो है समझ कर करने की चीज़ है, तो जो है उसको बिल्कुल समझ कर कीजिए, तो आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसी हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का लेसन है बल तथा गति के नियम। तो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं हम। देखिए, इससे पहले हम आपको एक पाठ जो है एक नज़र में निकाल लेते हैं। आपने सीखा क्या क्या है। एक तो देखिए हमने बल के बारे में पढ़ा है। बल एक जो है बाहरी कारक है किसी भी वस्तु पर लगने वाला, जो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा करता है। फिर हमने पढ़ा था जड़त्व। जड़त्व क्या है? वस्तुओं द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन है। मतलब जड़त्व किसी भी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो आंतरिक गुण है जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर विराम में है तो विराम में रहेगा और गति में है तो गति में रहेगा। ये जड़त्व का नियम है। फिर हमने पढ़ा था द्रव्यमान क्या होता है। तो जड़त्व की माप जो है वो द्रव्यमान कहलाती है। जड़त्व की माप क्या कहलाती है? द्रव्यमान। और इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम है। उसका मात्रक क्या है हमारे पास? किलोग्राम है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था गति का पहला नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है, किसमें है? विराम में है, तो विराम में रहेगी, और यदि गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये था हमारा न्यूटन का पहला गति नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फिर हमने दूसरे नियम की बात की थी। दूसरे नियम में क्या था हमारे पास? किसी वस्तु का संवेग यानी कि P, जिसको हम सिंबल इसका P है, वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान का मतलब हम m से लिखते हैं और वेग को v से लिखते हैं, यानी कि P बराबर mv। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम न्यूटन का सेकंड लॉ मानते हैं, और उसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है, अर्थात P बराबर क्या किसके होता है? mv होता है। फिर हमने जो है न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फिर हमने पढ़ा था संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होते हैं? यदि हम मान लो किसी बॉडी पर बल लगा रहे हैं और बलों का जो परिणाम है वो शून्य हो जाए, तो उसको हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे हम पंजा लड़ाते हैं ना, तो यदि हमारा पंजा हिल गया तो वह संतुलित हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, और नहीं हिला तो संतुलित हो जाएगा। कुछ ये पॉइंट हमने पढ़े थे। देखिए कि बल जो है एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। और संवेग क्या है? सदिश राशि है। ये ध्यान रखेंगे। किसी विगलित निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, ये भी हमने पढ़ा था। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने पढ़े थे घर्षण बल के बारे में।
घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की दिशा का विरोध करता है, मतलब जो है घर्षण उल्टी दिशा में हमेशा लगता है। और फिर हमने पढ़ा था सभी ठोस सतह उनके संपर्क में गतिशील वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है। ये हमने कुछ पॉइंट आपके कवर किए थे। तो हम शुरू करते हैं, हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में हम आपके सामने रखेंगे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। ये क्या बताता है भी, किसका जड़त्व अधिक है, किसका जड़त्व ज़्यादा है, हमें ये बताना है। देखिए जड़त्व का हमने जो पॉइंट लिया था, क्या आता है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। ठीक है। अब जड़त्व किसका, हमने आपको कई एग्जाम्पल भी दिए थे, यदि आपने वीडियो देखे हैं तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर, देखिए एक रबड़ की गेंद है और एक पत्थर है, देखिए ये दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है ना। तो इनमें से जड़त्व किसका ज़्यादा है ये हमें बताना है। अब आप सीधा सा ही क्लियर पॉइंट है, देखिए रबड़ में इतना जो है द्रव्यमान नहीं होता, उसका द्रव्यमान कम होता है और पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पत्थर का जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पॉइंट चलता है जब हम किसी का जड़त्व देखते हैं, ठीक है ना। वैसे भी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, उसके जड़त्व की माप है। तो यानी कि यदि हम ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपली आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए भी, यदि भार यदि किसी वस्तु का ज़्यादा है ना तो उस वस्तु का जड़त्व भी ज़्यादा होगा। क्लियर होगा पॉइंट ये। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। देखिए सेम पॉइंट हो गया, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी है, इनमें से किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, फिर वही बात आ जाएगी। अब रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है, रेलगाड़ी का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा, यानी कि मास की बात करेंगे तो रेलगाड़ी का मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा है। तो ये 5 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है, तो इसमें देखिए द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, 5 रुपये के सिक्के का ज़्यादा है, इसलिए जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपके सामने 3 उत्तर दिए गए हैं, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है हमारे पास, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करेंगे। हमें क्या करना है भी, जो हमारे पास गेंद दी गई है उसका वेग बदलेगा। देखिए पहला कहते हैं, फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। देखिए एक बार तो यह हो गया, पहुंचा दिया ना, किक लगाएगा तो बदलेगा। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। एक ने अपने पाले में घेर ली, दूसरे ने क्या किया, किक मारकर गोल बनाने की कोशिश करता है। 3 कंडीशन होगी। अब थर्ड कंडीशन क्या है, परंतु इसके बाद जो दूसरी टीम थी यानी कि गोलकीपर उसको पकड़ लेता है गेंद को और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। ठीक है। अब फिर इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो ये पॉइंट है हमारे पास। अब देखिए जो हमारा, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं ना, कोई भी गेम खेलते हैं उसमें जो है बल 3 तरह से लगाते हैं। कितनी तरह से लगाते हैं, 3 तरह से बल लगाते हैं। एक तो हम खींच सकते हैं, दूसरा धकेल सकते हैं या ठोकर लगा सकते हैं। ये 3 क्रियाएं हैं जिसकी सिस्टम यानी कि जो हम बल लगाते हैं, जिसका जो हमारा बल का जरिया बनता है। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट बनते हैं, यही वस्तु को गति प्रदान करता है। सिंपली वैसे ही जब तक हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे, न्यूटन का जो पहला नियम भी यही कहता है, तो वस्तु जो है गति नहीं करती। तो यही वस्तु को गति प्रदान करता है। बल से वस्तु में वेग को परिमाण, उसकी दिशा में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन होता है। ये हमने बल के बारे में पढ़ा है। इसलिए ऊपर दिए गए उदाहरणों में गेंद का वेग कई बार बदलता है, कई बार बदलता है। अब हम उसको देखेंगे कैसे कैसे बदलता है। देखिए नंबर 1, तो जब गेंद को किक मारी तो भी क्या हुआ, उसमें बदलाव हुआ। गेंद को गोल की तरफ दिशा बदलेंगे तब भी जो है क्या हुआ, वेग हुआ, वेलोसिटी हुई। गेंद को विपक्षी
गोलकीपर द्वारा पकड़ा गया, फिर भी परिवर्तन हुआ, क्यों पकड़ ली तो वो रुक गई और फिर फेंकेगा तो वो चल पड़ेगी। गोलकीपर का गेंद को किक मारना, तो ये जो है इसमें लगभग हमारे बदलाव हुए हैं। और जब गोलकीपर गेंद को किक मारता है तो पहला खिलाड़ी, फिर दूसरा खिलाड़ी, फिर गोलकीपर, फिर गोलकीपर, ये है हमारे जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, लास्ट में क्या पूछा था, और अपनी टीम के खिलाड़ी को किक मारने के बाद पूछा इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करे जो प्रत्येक अवस्था में बल दे रहा है। तो पहला खिलाड़ी ने भी ये काम किया, दूसरे खिलाड़ी ने ये काम किया, तीसरे खिलाड़ी ने भी ये काम किया, चौथे खिलाड़ी ने भी ये काम किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? देखिए, हमने जड़त्व का जो नियम पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी वस्तु यदि विराम में है तो विराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बल नहीं लगाते। मतलब क्या है, हर वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वो नहीं चाहती कि मुझे कोई हिलाए, मुझे कोई टोके, कोई नहीं चाहता ऐसा, ठीक है ना। मतलब एक जगह पड़े रहना चाहते हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं और विराम में है तो विराम में है। मतलब हर बॉडी की स्थिति होती है। तो जैसे ही हम पेड़ पत्तों की बात करते हैं, पौधों की जब हिलाते हैं उसको, तो किसी पेड़ की शाखा पर लगी पत्तियां जड़त्व की स्थिति में होती हैं, मतलब विराम में होती हैं। तो उस स्थिति में स्वाभाविक गुण के कारण वो क्या चाहती हैं, आराम करना चाहती हैं, अभी मुझे नहीं हिलना। लेकिन पेड़ की शाखा को हिलाने से उन पर असंतुलित बल काम करने लग जाता है, जिसके कारण वो झड़कर नीचे गिर जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, जड़त्व के कारण पत्तियां जो हैं आराम करना चाह रही हैं, लेकिन उस पे बल लग गया, एक असंतुलित बल लग गया। तो जैसे ही इसके ऊपर बल लगेगा तो वो जो है झट से नीचे आकर गिर पड़ती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी हमारा जड़त्व का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। देखा ना, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है ना तो और वो रुकेगी तो हम आगे की ओर झुकेंगे, क्योंकि मोशन आगे की ओर है। गति जब आगे की ओर है तो हम आगे की ओर गिरेंगे। विराम अवस्था से गतिशील होते हैं, विराम थे पहले रुके हुए थे ना, अब एकदम से किसमें आगे, मोशन में आगे, गति में आगे, तो हम पीछे की ओर करेंगे, क्योंकि पहले हम विराम थे, हमने पीछे ही रहना, अभी हमें विराम रहना है। तो ये कंडीशन है। तो देखिए, अब ये कहता है इसका कारण क्या है, तो वही हमारा जो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम क्या कहते हैं भी, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो हमारा नीचे का हिस्सा विराम अवस्था में होता है। नीचे का हिस्सा क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। परंतु जो हमारा ऊपरी सिरा है जड़त्व के कारण गति में रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन जब कोई बस विराम अवस्था में होती है और वो अचानक चलना शुरू कर दे तो फिर वही उल्टा सिस्टम हो जाएगा। निचला हिस्सा बस के साथ गति में रहने की कोशिश करता है, यानी कि गति में आ गया, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिर जड़ित्व के कारण, इनके जो हमारा जड़त्व है वो कांस्टेंट है के कारण स्थिर रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ध्यान से, हमने आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया है। वीडियो को नोट कर, स्टॉप करके, रोक करके जो आप प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा किसके ऊपर है, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर है। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न चल रहे हैं हमारे ये। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट करें कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है भी एक्शन एंड रिएक्शन, इनकी क्रिया और प्रतिक्रिया समान लेकिन उल्टी दिशा में होती है, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड नियम कहता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को जब गाड़ी को घोड़े द्वारा खींचा जाता है तो वह अपने पैरों से धरती को पीछे की ओर दबाता है। हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। धरती की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर कार्य करती है। प्रतिक्रियात्मक बल दो भागों में बढ़ जाता है। बल का जो ऊर्ध्वाधर घटक इनके लंबवत होता है, घोड़े को संतुलन देता है, और क्षैतिज घटक गाड़ी को आगे की ओर गति देता है। मतलब संतुलन घोड़े को मिल गया और उसको आगे की ओर वो धकेल रहा है, लेकिन सीधी दिशा में।
गाड़ी के पहिए और सड़क के बीच घर्षण बल के पीछे की ओर काम करता है। जब बल सड़क और पहिए के घर्षण बल से अधिक होता है तो गाड़ी चलने लगती है। देखिए आपको क्वेश्चन जो है कंप्लीटेड लग रहा होगा ना, लेकिन बिल्कुल आसान है। न्यूटन का तीसरा गति नियम इस पे लागू होता है। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है ना तो वो पृथ्वी पर किसी बल को लगाता है, ठीक है ना। जब हम चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बल लगेगा, तो हम बल लगाते हैं पृथ्वी पर। उल्टा फिर क्या करते हैं, पृथ्वी भी हमें आगे की ओर धकेल देती है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब है सेकंड क्वेश्चन। एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। ध्यान से देखिए भाई, ये जो अग्निशमन होते हैं ना, यानी कि जो फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारी होते हैं ना, तो वो जो है तेज गति से पानी की बौछार फेंकते हैं, मतलब ऐसे पानी को जो है ऐसे बौछार फेंकते हैं, पीछे से उसको पकड़ के रखते हैं ना, तो झटका लगता है उसको, ठीक है। मतलब उसको कठिनाई होती है, क्यों होती है, तो बात वहीं आकर अटक जाती है हमारे पास। न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है वो आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तीसरा नियम कहता है भी क्रिया और प्रतिक्रिया समान और विपरीत दिशा में होती है। जब फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं किसी पाइप से तीव्र गति से तेज गति से अत्यधिक मात्रा में उच्च वेग से पानी निकालते हैं तो उस पाइप को उतने ही वेग से पीछे की ओर धकेल देते हैं, जिसके कारण अग्निशमन कर्मचारी को पाइप संभालने में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। वही बंदूक वाला एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं ना, तो जैसे गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। सेम वही हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है। देखिए एक बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है, सवाल है, ध्यान से देखिए, करते हैं। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, u से लिखते हैं, और अंतिम वेग को v से लिखते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, v1 v2 भी कर सकते हैं, u1 u2 भी कर सकते हैं, वो हम सवाल के हिसाब से कर लेते हैं। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो हमें जो है इसकी गणना करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं सवाल को, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए गोली का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 50 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, बटे में 1000 लगा के, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये बन गया 0.05 किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब गोली के छूटने से वेग, गोली के छूटने से वेग कितना है हमारा, 35 मीटर प्रति सेकंड, कितना है, 35 मीटर प्रति सेकंड। जब उसने गोली को छूटने का वेग हो गया। आप मान लेंगे यहाँ पर हम द्रव्यमान मान के चलेंगे, क्या मान लेंगे, द्रव्यमान मान लेते हैं। तो मान लो राइफल का द्रव्यमान M2 कितना है, 4 किलोग्राम दिया गया है, और M1 कितना है, 0.05 किलोग्राम, ठीक है। और वेग कितना दिया है, u हमें निकालना है, क्योंकि होली में विस्फोट होने से पूर्व गोली और राइफल दोनों विराम अवस्था में थी। क्या थी, दोनों विराम अवस्था में थी। अब जो उसने पॉइंट कहा है, तो हमें जो है एक संवेग संरक्षण का नियम आपको सिखाया है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है भी, टोटल जो है संवेग बराबर रहता है, यानी कि गोली छूटने से पहले वह राइफल का कुल संवेग जो है हमारे क्या रहेगा, सेम रहता है, बराबर। मतलब क्या लिखेंगे, गोली छूटने के बाद कुल संवेग बराबर गोली छूटने से पहले कुल संवेग हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला है हमारे पास। देखिए संवेग का फार्मूला क्या था हमारे पास, mv, यही था ना, p बराबर mv, ये संवेग का फार्मूला है निकालने का। तो m1 u1 हो गया, इससे ये क्या हो गया, m1 u1 बन गया। दूसरा बन गया हमारे पास m2 u2, क्योंकि दो बॉडी हैं तो दोनों बॉडी का संवेग अलग अलग निकालेंगे। अब वेलोसिटी उनमें दोनों में 0 थी, पहले की बात करेंगे, तो वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, 0 होगी। फिर और विस्फोट के बाद m1 तो ये दिया हुआ है और m2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद v2 तो हमें निकालना है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्लियर है ना। तो 0.05 गुणा में 35
आ गया हमारे पास, प्लस में 4v2। अब संवेग संरक्षण का नियम कहता है भी कुल संवेग संरक्षित होता है, संरक्षित का मतलब 0 होगा, दोनों का जोड़ क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से हम v2 निकाल लेंगे, v2 हमने एक साइड में रख लिया और ये दोनों दूसरी, जैसे मैथ के सवाल करते हैं वैसे करेंगे। तो v2 कितना आ गया हमारे पास, 4 से डिवाइड करने के बाद ये नेगेटिव में आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है। तो जो नेगेटिव चिन्ह से ज्ञात होता है कि राइफल 0.435 मीटर पर सेकंड वेग से पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं और टकराने के पश्चात पहली वस्तु का वेग कितना हो गया 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और दूसरी का वेग हमें निकालना है। तो वही बात चलेगी इसमें, कौन सा, संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा चलेगा, संवेग संरक्षण का नियम। टकराने के बाद कुल संवेग बराबर टकराने के पहले कुल संवेग। चाहे आप इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आप पहले लिख सकते हैं, किसी को आप बाद में लिख सकते हैं। फिर पहले अब जो है पॉइंट दिए गए हैं वो लिख लेंगे। देखिए मास m1 दिया गया 0.1 किलोग्राम, मास m2 दिया गया 0.2 किलोग्राम। ये ग्राम है तो बटे में 1000 कर देंगे। कितना करेंगे, बटे में 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। फिर ऐसे ही 200 के बटे में 1000 करेंगे तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। वेलोसिटी पहले की दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी क्या दी गई है 1 मीटर प्रति सेकंड। अब टक्कर के बाद v1 निकालेंगे, कितना दिया गया है 1.67 मीटर प्रति सेकंड। अब वही द्रव्यमान का जो हमारे संवेग संरक्षण का जो रूल है वही लगाएंगे, यानी कि पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग, यानी कि m1 u1 बराबर m2 u2, ये वाला फार्मूला लग गया। कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर 0 भी लेते हैं कई बार, ठीक है। कई बार क्या है हम 0 भी लेते हैं, तो वो एक ही बात है हमारे पास। तो हम इसको फिर इस तरह से हल करेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे। क्या करनी है हमें, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह बराबर का दिया गया ना, ये क्या है प्लस का चिन्ह है। ये देखिए हम अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है ना पॉइंट। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, अब इसको कंफ्यूज मत होना, बराबर लिखो ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है p बराबर mv, ठीक है ना। तो वो हमने, क्योंकि हमारे पास दो बॉडी हैं तो दोनों के लिए हमने अलग अलग से पॉइंट निकाल लिए। फिर हमने मैथमेटिकली वैल्यू पुट कर देनी है। m1 0.1 है और u1 2 है, ऐसे ही m2 फिर ये u2 आ गया। फिर दूसरी साइड लेंगे, हमारी जो राइट हैंड साइड है, ये m1 है और ये क्या है v1 है और ये क्या है हमारे पास m2 है और v2 हमें निकालना है। तो ये हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ठीक है ना। तो ये देखिए हम मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ये आ गई हमारे पास, गुणा करेंगे और जब इसको गुणा किया तो ये आ गया। इन दोनों को गुणा करने से हमारा ये आएगा और इन दोनों को गुणा करने से ये आ जाएगा। फिर सारी जो समीकरण हम एक साइड कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या निकल जाएगा v2 निकाल लेते हैं और v2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.165 मीटर प्रति सेकंड। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न, जो हमारे अभ्यास के प्रश्न है उनको करेंगे। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है। प्रश्न नंबर 1, कोई वस्तु शून्य बाह्य संतुलित बल अनुभव करती है। कितना अनुभव करती है, 0 बल, यानी कि F 0 हो गया ना। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। ध्यान सुनिए, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिणाम और दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख कीजिए, यदि नहीं तो कारण भी स्पष्ट कीजिए। देखिए पढ़ लिया होगा आपने, एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका पॉइंट क्लियर होगा। तो पॉइंट जो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए।
तो पहला पॉइंट, वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है। क्या है? 0 है। और बल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, देखिए समझा देते हैं। F बराबर किसके होता है? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। देखिए मास यानी कि द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होता ही है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब F के स्थान पे हम क्या रखेंगे? देखिए ये F 0 दिया गया है, F क्या दिया गया है? 0, तो F के स्थान पे 0 आ जाएगा। F के स्थान पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो फिर त्वरण हमारे पास क्या रह गया? 0 बन गया। यानी कि अब जब त्वरण 0 है तो इस अवस्था में गति करना क्या है? संभव है, पॉसिबल है, परंतु गति सीधे पथ पर एक ही परिमाण व दिशा में होगी। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या बन गया? हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, ऐसी अवस्था में परिमाण और दिशा समान रहेंगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है, पीटा भी होगा, आपने देखा होगा, कभी पीटा है कभी, तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। नहीं पीटा तो देख लेना, एक उस पर ना घर जाके एक दरी लेनी है या कोई कपड़ा लेना है जो गंदा सा, उस पर आप मारेंगे जोर से डंडा पकड़ के, लेकिन ध्यान से मारना, किसी को चोट नहीं लगानी। तो जितने उसके अंदर धूल कण है बाहर आ जाते हैं, या उसको आप झाड़ देंगे तब भी बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ? वही कौन सा? जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम यहाँ पे काम करता है। जब किसी दरी को छड़ी से पीटा जाता है तो दरी अपने स्थान से हट जाती है, परंतु उसमें विद्यमान धूल कण जड़त्व के कारण अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, जिसके कारण वो बाहर आ जाते हैं। वही जड़त्व का नियम है ना। तो धूल कण है वो सोचते हैं हम अंदर रहें दरी के अंदर, लेकिन दरी आ गई मोमेंट में, मोशन में आ गई ना, तो फिर वो बाहर की ओर गिर पड़ते हैं। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? देखिए भाई, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा भी, जैसे हम किसी गाड़ी पर बैठे हैं या कहीं बैठे हैं और सामान लाते हैं ना छत पर, तो बांध देते हैं। तो हम अगर पूछेंगे, आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे जी गिर जाएगा इसलिए बांध देते हैं। बात तो सही है आपकी, गिर जाएगा ना। तो लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? गिरेगा क्यों? सामान ऊपर रखा है, भी रख दिया तो नीचे क्यों गिरेगा? देखिए उस पर कई बल काम करते हैं। एक तो देखिए जब बस चलती है हवा लगेगी तो हवा में उड़ सकता है, गिर सकता है नीचे जाके, हवा का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है, वो कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो जब उछल कूद करेगी तो सामान उछलेगा, नीचे गिर सकता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? देखिए कारण क्या है जी, जब मान लो कोई बस है या कार है, उसकी छत पर जब हम सामान रखते हैं तो रस्सी के साथ बांधना बुद्धिमानी समझा जाता है। अभी बुद्धिमान लोग है, बांधा हुआ है, क्योंकि चलती हुई बसों अथवा कारों के अचानक रुकने या दिशा बदलने पर जड़त्व आ जाता है, यानी कि जड़त्व का रूल लागू हो जाता है वहाँ पे। और जड़त्व का रूल कहता है भी वो रुकने का प्रयास करेगी, और उसने रुकने का प्रयास किया तो गिर जाएगी। यानी कि चलते समय बस अचानक अनेक स्थानों पर दिशा बदलती है या तेजी से रुकती है, जिससे छत पर रखा सामान जड़त्व के कारण नीचे गिर जाता है या छत पर इधर उधर बिखर जाता है। इसलिए सामान रस्सी के साथ जो है बांधना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है और कुछ देर चलने के बाद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, इसका कारण क्या है? देखिए हमने जो है आपको एक लेसन करवाया था, वीडियो था उसके, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। अब ये घर्षण बल के ऊपर हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। क्वेश्चन समझ में आया ना? दूसरा, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तीसरा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। चौथा, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, गेंद वीरावस्था में आने के लिए प्रयास करता है। सही विकल्प जानना है क्या जानना है? तो सारे देखते हैं।
क्या गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है? ये भी नहीं बनेगा। दूसरा, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। देखिए, जब कोई बॉडी रुकती है तो उसकी विपरीत दिशा में कोई बल काम करता है, तभी कोई बॉडी रुकेगी। मान लो ये देखिए कोई साइकिल है का पहिया ये चल रहा है, जब तक हम इसकी उल्टी दिशा में बल नहीं लगाएंगे ये नहीं रुकेगा। अगर इधर से बल लगाएंगे तो ये चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो उल्टी दिशा में बल लगता है और वो बल होता है घर्षण बल। और कहाँ लगता है वो? बीच में लगता है। किसके? घर्षण बल। हमारी जो पृथ्वी है यानी कि दो सतहों के बीच में लगता है। वो किसके बीच में लगता है? दो सतहों के बीच में। तो सी आंसर हमारा सही है। अब फिर एक जो न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने, बिल्कुल आसान है। देखिए, एक ट्रक विराम अवस्था में किसी गाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। देखिए, विराम अवस्था में है ना, तो जीरो हो गया पहला वेग, आरंभिक वेग क्या हो गया? जीरो हो गया। और नियत त्वरण वो फिक्स है। त्वरण क्या है? फिक्स है, यानी कि ए से लिखते हैं ना त्वरण को, वो क्या है? फिक्स है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो टाइम कितना हो गया? 20 सेकंड। टाइम कितना हो गया? 20 सेकंड। ये बड़ा, ये क्या हो गया? टाइम हो गया। दूरी कितनी होगी? 400 मीटर। दूरी कितनी होगी? 400 मीटर। और दूरी को हम किससे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। दूरी को किससे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है। आरंभिक वेग विराम में थी इसलिए जीरो, दूरी ऐसे लिखते हैं तो 400 मीटर, समय 20 सेकंड। हमने एक जो है फार्मूला पढ़ा है, S बराबर होता है ut। जब हमने गति के नियम किए थे ना, गति के समीकरण किए थे, ut जमा में 1/2 at की 2। ये फार्मूला है हमारे पास। ये देखिए at की 2, ठीक है ना। हम दोबारा लिख देते हैं, ut जमा में 1/2 at की 2, जहाँ पे u क्या है? आरंभिक वेग, t समय है, यहाँ पे a त्वरण है और t भी क्या है? समय है। अब हमारे पास सभी वैल्यू दी गई है तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए s कितना दिया हुआ है? s की वैल्यू कितनी दी गई है? देखिए ये s 400 दिया गया है ना। आरंभिक वेग 0 दिया गया तो ये 0 हो गया हमारे पास। क्या हो गया? 0। 1/2 ऐसे कैसे? a हमें निकालना है, यानी कि त्वरण हमें निकालना है। तो at की 2, ये 20 है तो 20 की 2 हो गया। ये 20 की शक्ति 2 है, ये 20 की शक्ति 2। तो कंप्लीट करने से क्या गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। अब m बराबर 7 मीट्रिक टन दिया हुआ है, 7 मीट्रिक टन, ठीक है ना। जब द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन हो तो उस पर लगने वाले बल की गणना करें। तो सीधी सी बात है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो इसलिए 1000 से गुणा करने के बाद ये आ गया। और त्वरण हमने निकाल लिया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो द्रव्यमान हमारा 700 है, त्वरण कितना है? 2, तो 14000 न्यूटन आएगा। न्यूटन इसकी मापने की इकाई है, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि ये m हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया? m। एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। तो आरंभिक वेग कितना हो गया? अब 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया? आरंभिक वेग। और 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक गई, अंत में रुक गई, तो अंतिम वेग क्या हो गया? 0 हो गया। और दूरी कितनी होगी? 50 मीटर हो गई। द्रव्यमान हो गया हमारे पास और वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है जो v² माइनस u² बराबर 2as होता है। फार्मूला पढ़ा है ना हमने। हम इस तरह से पढ़ते हैं, v² माइनस u² बराबर 2as का फार्मूला है हमारे पास। v क्या है यहाँ पे? अंतिम वेग। u क्या है यहाँ पे? जो छोटा u क्या है? प्रारंभिक वेग। 2 हमारा कांस्टेंट हो गया। a त्वरण होता है और s क्या होती है? दूरी होती है। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया। u को इस साइड ले गए इसको, तो ये इसलिए प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का हो गया ना। अब रुक गई थी इसलिए 0 हो गया। ये कितना हमारे पास? 20 की 2 देगा। ये क्या आएगा? 20 की शक्ति 2 प्लस 2a ऐसे कैसे? 50 आ जाएगा दूरी। a कितना आ जाएगा? -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब घर्षण बल निकालते हैं, जब फोर्स निकालते हैं तो वही द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणा में त्वरण, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ गया? -4 न्यूटन, जो हमारे पास ये आया है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो 7 भी सेम ऐसे ही हमारे पास। एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। क्लियर है ना? ये रेल के इंजन का द्रव्यमान है और ये डिब्बों का होगा। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाए, यानी कि फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, 40,000 फोर्स हो गया। यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें नंबर 1 नेट बल। क्या निकालना है? नेट बल। टोटल बल कितना लगेगा? तो बल का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? पहले देखिए 5 डिब्बों और इंजन का कुल द्रव्यमान, सबको जोड़ दो। इंजन का ये हो गया और 5 डिब्बों का 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 18,000 किलोग्राम हो गया टोटल द्रव्यमान। ठीक है ना? अब नंबर 1 नेट टोटल त्वरक बल, यानी कि जो त्वरित बल है, जो बल लगा त्वरित बल का एक्सेलरेटेड बल जो लगेगा वो कितना होगा? तो नेट बल कैसे निकालेंगे? माइनस करके निकलेगा ना। कैसे निकलेगा देखिए, इंजन का बल माइनस पटरी का घर्षण बल, इंजन का बल माइनस पटरी का घर्षण बल, ये फार्मूला लगेगा। तो इंजन का ये हो गया हमारे पास और पटरी का ये हो गया, तो कितना बचेगा? 35,000 न्यूटन। 40,000 में से 5,000 घटा देंगे तो वो आ गया हमारे क्वेश्चन ए का आंसर। अब चलते हैं बी पर। बी का क्वेश्चन क्या है? देखिए रेल का त्वरण, रेल का त्वरण निकालना है, रेल का त्वरण। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुना में त्वरण, मास F = ma। यहाँ से a निकाल लो, तो a हम निकालेंगे कैसे हो जाएगा? तो ये m जो है F के नीचे आ जाएगा, तो F बटे क्या आ गया? m आ गया। ठीक है ना? ये F बटे m हो जाएगा ना। अब ये यही हम फार्मूला लगाएंगे। तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? क्योंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है ना। तो यहाँ से हम यदि त्वरण निकालना है तो m नीचे आ जाता है F के, तो दोनों F हमारे पास 35,000 निकाला, देखिए ये अभी हमने, और m दिया हुआ है 18,000। तो डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास आ गया 1.94 मीटर प्रति सेकंड की 2। अब सी में क्या पूछता है देखिए, डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर लगाया गया बल, डिब्बा 1 व डिब्बा 2 पर लगाया गया बल कितना होगा? देखिए टोटल बल कितना लगाया है? 35,000 न्यूटन है ना। टोटल बल कितना हमारे पास? 35,000 न्यूटन है। तो कुल त्वरण में से बल गुणा द्रव्यमान घटा दो। ठीक है, तो 35,000 में से द्रव्यमान कितना है? 2,000 गुणा में त्वरण कितना अभी निकाला हमने? 35/18। तो इसमें से घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें। तो 35,000 हमारा टोटल था ना। ठीक है, इसमें से घटा दो, क्योंकि डिब्बे कितने हैं? 5 डिब्बे कितने हैं? 5, यानी कि 1 का निकालना है, तो 1 पे कितना आ जाएगा? 35,000 बटे में 5 कर दो, बटे में 5। क्लियर है पॉइंट? इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन यदि आप इस तरह से करेंगे वो भी आपका ठीक रहेगा। तो इसमें आपका 28,000 न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा? 28,000। ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट है। तो इस तरीके से यदि आप करना चाहें, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड के ऋणात्मक का मतलब अवमंदन, अवमंदन का मतलब रिटार्डेशन, मंद बोलते हैं जिसको, के साथ विराम अवस्था में लाना है। किसमें लाना है? विराम अवस्था में लाना है। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? फोर्स निकालना है ना। फोर्स का एक ही फार्मूला भी हमारे पास, याद कर लीजिए, F = ma। और कोई फार्मूला नहीं है साइंस में, 9वीं में। फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन, इनके द्रव्यमान गुणा में त्वरण, यही फार्मूला है बस। ये फार्मूला याद रखिए और याद हो जाएगा। फार्म निकल गया इनके, आपका सवाल खत्म। आप देखिए मास कितना है? देखिए ये 1500 आ जाएगा। कितना है? 1500। और त्वरण कितना है? देखिए ये ऋणात्मक लेना है, माइनस लेंगे इसको। कितना लेंगे? माइनस की वैल्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि त्वरण माइनस दिया गया है। तो हमारा फिर वही फार्मूला लग गया ना। बल क्या होता है? मास
यही होता है मास गुणा में त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ये एक ही फार्मूले हैं दोनों। तो ये 1500 दिया गया है, माइनस 1.7 हो जाए गुणा में, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2550 आ जाएगा। कितना आएगा? 2550। तो इसका जो नेगेटिव जो साइन यहाँ पे दिया गया है उसका मतलब क्या है कि बल गाड़ी की दिशा के विपरीत काम करेगा, उल्टी दिशा में लगेगा, ठीक है ना, इसका मतलब होता है। इसलिए गाड़ी के विपरीत दिशा में गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना है? माइनस 2550 न्यूटन है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? फार्मूला याद है आपको? P सबसे पहले शुरू किया था, P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर mv। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये, P बराबर mv। तो उत्तर क्या आएगा? D। उत्तर क्या आएगा? D। क्लियर पॉइंट। 10वां प्रश्न, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। क्वेश्चन समझ रहा ना? बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? घर्षण बल क्या होगा? 200 न्यूटन बल लगाकर बक्से को फर्श पर धकेला जा सकता है, इसलिए उस पर लगने वाला घर्षण भी 200 न्यूटन ही रहेगा, मतलब सेम होता है। तो ये हमने आज किए हैं, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे हमारे वो किए हैं कुछ, और अभ्यास के प्रश्न हमने जो है 10 किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो पाठ्य पुस्तक और अभ्यास के प्रश्न है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आते हैं, तो इसको जो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कोई आपका सुझाव तो हम आपके सुझाव को भी मानेंगे। तो चलते चलते हम आपके सामने 2-4 पॉइंट और लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको वो याद रहे। घर्षण बल के बारे में करेंगे हम थोड़ा सा। घर्षण के कारण अवांछनीय प्रभावों को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। और जो हमारे उल्कापिंड होते हैं पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं, तो उनको भी घर्षण बल होता है, उनको रास्ते में ही वो जलाकर ख़त्म कर देता है, राख बना देता है। घर्षण कम करने के लिए मशीनों में प्रायः हम किसका यूज़ करते हैं? बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं। तो आज हमने किया बल और गति के नियम के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।